तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इनका कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन क्या, ये एक टेस्ट होता है। इसका जो पहला पड़ाव है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और इन लोगों को माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। इसके टोटल 3 पड़ाव होने वाले हैं। पहला पड़ाव माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। मोटू डू कीजी जो होता है वो जुंची को बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा और कहाँ पर कितने ज्यादा खतरे हैं। लेकिन हमारा जुंची जो पहली भाग चुका होता है वो उसे कहता है ब्रदर डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी से तुम भी आ जाओ। सामने की तरफ देखता और कहता है ये कमीना मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इसे क्या लगता है कि ये मुझसे आगे निकल सकता है। आज तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आऊंगा। हमारा जुंची आगे की तरफ भाग रहा होता है जबकि ब्रदर डू कीजी भी इसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है। सभी लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। कुछ लोग वहां पर इंपीरियल स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग मेथड को यूज करते हैं। लोग अपने अपने मेथड्स को यूज करते हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं जबकि हमारा जुंची सिर्फ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रदर डू कीजी को भी दिखाते हैं। ब्रदर डू जो होता है इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती है। ब्रदर डू कहता है पिछले कई सालों से यहाँ पर ऑपरेसिव फोर्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं अपनी इस इंप्रेसिव फोर्स को यूज कर सकता हूँ। इस फोर्स की मदद से मैं अपने आप को बूस्ट देते हुए इस माउंटेन के ऊपर सबसे पहले चढ़ जाऊंगा। ब्रदर डू जो होता है वो वहीं पर से अपने आप को एक जेट propulsion की तरफ बूस्ट देता है और बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि ब्रदर डू क्या कर सकता है। बाकी के सभी लड़के कहते हैं कि ये मोटू कहां से आ गया, जरा देखो उस मोटू की स्पीड कितनी ज्यादा है, ये तो बिल्कुल एक जहाज की तरह आगे की तरफ चलता जा रहा है। ब्रदर डू जो होता है इसका कंपटीशन यहाँ पर जुंची के साथ होने वाला है। हालांकि ये दोनों दोस्त बनने वाले हैं लेकिन फिलहाल के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो ब्रदर डू कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का जुंची वो मुझसे हजारों मीटर पीछे रह गया होगा, मैं उससे काफी ज्यादा दूर निकल आया क्योंकि मैं यहाँ पर बूस्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तो हमारा जुंची उससे आगे होता है। वो उसे कहता है डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी करो, तुम्हें मेरे साथ ही आगे बढ़ना होगा। ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मेरे फ्रंट पे कैसे पहुंच गया, हालांकि मैं यहाँ पर बूस्ट को यूज कर रहा हूँ। के साथ ही वो फिर से बूस्ट को यूज करता है और कहता है आज मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे लड़के को उसे जीतने नहीं दे सकता जो कि बैक डोर को यूज करने वाला था, यानी कि ये सिफारिश के ऊपर भर्ती होना चाहता था। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये मुझसे आगे निकल जाए, मैंने मेहनत करके ये सारी पोजीशन हासिल की है। तो जैसे ही अपने आप को बूस्ट देता है बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे चला जाता है और वो काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वो कहते हैं मैं तो काफी बुरी तरह से थक गया हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं उस लड़के जुंची से बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ। वो लड़का जुंची तो अब तो यहाँ पर से हजारों मीटर पीछे रह गया होगा। लेकिन उसी वक्त सामने देखता है तो जुंची सामने पत्थर के ऊपर बैठा पानी पी रहा होता है। उसे कहता है ब्रदर डू तुम तो थक गए होगे क्योंकि तुम काफी तेजी के साथ भागते हुए ऊपर की तरफ आए, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पास बैठो और आकर बैठ कर पानी पियो, मेरे पास कुछ खाने को भी है। अपने पास से वो चिकन का लेग पीस निकाल कर उसके सामने करता है। ब्रदर डू सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का मुझसे आगे कैसे निकल आता है, ये फिर से मुझसे आगे है। इसके साथ ही ब्रदर डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी बच्ची कुची सारी की सारी पावर्स को यूज करने वाला हूँ, जितना रिजर्व है सारा यूज कर दूंगा। इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिट फोर्स को 100% तक बर्स्ट करता है और एक ही बर्स्ट के साथ ऊपर की तरफ स्पीड के साथ जाता है। इस बार उसकी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा हो जाती है और वो एक गोले की तरफ बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। इस बार एंड के ऊपर तकरीबन पहुंच ही जाता है और एंड के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी पावर्स जो होती है वो 0 रह जाती है, जिसकी वजह से एंड पर पहुंचते पहुंचते वो रह जाता है। अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है, फिनिश लाइन उसके बिल्कुल सामने होती है। वो कहता है तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आया हूँ क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं ही यहाँ पर पहले नंबर पर हूँ। उस बेचारे के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फिनिश लाइन के अंदर जा सके। इसके साथ ही उसके सामने एक हाथ आता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचता है। तो मोटू जो होता है ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है। जुंची फिर से ऊपर खड़ा होता है। वो उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे कहता है कि ब्रदर डू तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, तुम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए हो। इसके साथ ही बेचारे मोटू का सपना टूट जाता है। मोटू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं सेकंड नंबर पर कैसे हो सकता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट कर दिया। उसके बाद माउंटेन टॉप का सीन दिखाते हैं कि सभी बच्चे जो के पीछे थे वो सारे भी टेस्ट को पास करना स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी वहां पर पहुंच रहे होते हैं। कुछ जो कि हार गए वो नीचे चले गए, जो कि पास हो गए वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो लोग पास होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने इस पहले टेस्ट को पास कर लिया है। तो हमारा जुंची और मोटू दोनों ही दूसरी साइड के ऊपर खड़े होते हैं जहां से उन्हें माउंटेन के नीचे उतरना है। वहां पर भी सीढ़ियां होती हैं। जुंची कहता है तो क्या यही सेकंड लेवल है, हमें यहाँ से नीचे उतरना है। तो उसे कहता है हाँ यही वो सेकंड लेवल है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैसे ही हम लोग यहाँ पर कदम रखेंगे इल्यूजनरी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर हमें इल्यूजन्स दिखाई देंगी। इल्यूजन्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो टेस्ट है ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसके लिए हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा। फिर साथ ही वो जैसे साइड के ऊपर देखता है तो जुंची वहां पर नहीं होता क्योंकि जुंची पहले जा चुका होता है। उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि आज ये टेस्ट कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कि दूर से चलाकर कहता है ब्रदर मेरी बात तो पूरी सुन लेते, मैं तुम्हें बता रहा था कि सॉल्यूशनेशन फॉर्मेशन को कैसे हराना है। हमारा जुंची उसकी बात सुने बिना ही वहां पर से निकल जाता है। जैसे हमारा जुंची सीढ़ियों के ऊपर पांव रखता है फकत सॉल्यूशनेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी क्यूट सी लड़कियां आ जाती हैं। वो सभी लड़कियां उसे कह रही होती हैं लिटिल ब्रदर तुम कहां पर जा रहे हो, चलो यहीं पर रुको और हमारे साथ खेलो। उसे कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ मजे करो। तो वो सभी आकर जुंची को चिपक जाती हैं और उसे कह रही होती हैं तुम यहाँ पर कहां पर जा रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। हमारा जुंची वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी को पंचेस मारता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की इल्यूजन बनाकर मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकते हो, मैं कोई इतना भी बड़ा ठरकी नहीं हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है दांत टपकाते हुए कहता है
है अगर तुम में से कोई सिस्टर जुआन या फिर यंग मिस जैन जैसी खूबसूरत लड़की होती फिर भी यहाँ पर मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता। ये सभी की सभी लड़कियां तो बिल्कुल बेकार थी। इसी के साथ ही वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है क्योंकि हेलुसिनेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और इसी के साथ ही वहाँ पर सामने फायर होती है, बहुत सारी फायर होती है जैसे कि जहाँ पर जंग का मैदान हो। मास्टर जैन होते हैं, मास्टर जैन लैंग जिन्हें मास्टर वुल्फ कहते हैं, एल्डर वुल्फ कहते हैं, वो अपने सामने तरफ से आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। शुंची से कहते हैं लड़के वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा शुंची कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ मैरो वाशिंग राम के एक एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कितने टैलेंट के साथ आप मुझे हरा सकते हो? नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि आज या कल मैं भी मैरो वाशिंग राम में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें हरा डालूंगा। ठीक है, साथ ही शुंची अपने 5 को सामने की तरफ करते हुए उसे पंच मारता है क्योंकि वो रियल का मास्टर वुल्फ तो होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है। शुंची उसको भी वहां पर ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक करने के बाद शुंची कहता है ये तो बहुत ही आसान था, तुम्हारी इल्यूसिनेशंस तो बहुत ही लो लेवल की हैं, इल्यूसिनेशन में कौन फंसेगा। इसी के साथ ही वहां पर सीन चेंज हो जाता है और इसके बाद जो सीन चेंज होता है वो शुंची को वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ में शुंची को एक झटका भी लगता है क्योंकि वो अपने घर में होता है। वो कहता है ये क्या, ये तो मेरा घर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही साइड के ऊपर से उसकी मॉम की आवाज आती है। तो मॉम उसे कहती है बेटा तुम वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे डैड घर आने वाले हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ आकर टेबल लगाओ, तुम्हारे डैड को भूख लगी होगी, हमें उनके लिए खाना सर्व करना है। डैड भी उसी वक्त बाहर से अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी प्यारी वाइफ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं घर आ गया। सबसे पहले आते ही वो अपनी वाइफ के पास आते हैं तो उसकी वाइफ उसे कहती है डियर हस्बैंड मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा रोस्टेड मीट बनाया है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हस्बैंड उसी वक्त उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। क्योंकि हमारा शुंची उन दोनों को वहाँ पर देखते हुए रोना शुरू कर देता है और कहता है मॉम डैड मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे कहती है कि बेटा वहाँ पर खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वहाँ पर जाकर खाना लगाते हैं। डैड भी उसे कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ। तभी मैंने आज ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात किया, कल से तुम मेरे साथ हम दोनों ऑफिस में जाएंगे, तुम वहीं पर मेरे ऑफिस में ही काम करोगे। शुंची वहाँ पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये एक हेलुसिनेशन है। लेकिन उसने जो मुझे हेलुसिनेशन दिखाई वो वाकई में बिल्कुल रियल लग रही थी। यहाँ पर उसने मुझे दोबारा से मेरे मॉम डैड की याद दिला दी और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो इल्यूजन फॉर्मेशन भी टूट जाती है। सिर्फ इल्यूजन फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही हमारा शुंची काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मॉम डैड एक ना एक दिन मैं गैलेक्सी को पार करते हुए दोबारा अपने घर में वापस आऊंगा और आप लोगों से जरूर मिलूंगा। जब वो वहाँ पर इल्यूजनरी फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो उसके सामने अब रास्ता ओपन हो जाता है क्योंकि ये आखिरी इल्यूजन फॉर्मेशन थी। अब उसके सामने रास्ता ओपन है और वो इस दूसरे टेस्ट को भी पास करके निकल सकता है। शुंची कहता है लगता है कि यही वो एग्जिट है, इस एग्जिट के रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, आखिरी सीढ़ी के ऊपर पाँव रखता है और कहता है तो फाइनली मैंने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे शुंची के रास्ते में अब तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल जैके माउंटेन को पार करने के बाद इन्हें मेन हाल तक चलकर जाना है। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे शुंची ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। इल्यूजनरी फॉर्मेशन को पार करने के बाद अब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में जब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है वहां से नीचे की तरफ उतरते हुए वो वापस पीछे की तरफ मुड़ता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे पेरेंट्स के बारे में याद दिलाने की, तुमने मेरे पेरेंट्स की मुझे याद दिला दी और उनको फॉर्मेशन में यूज किया, इसी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीढ़ियों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सीढ़ियों के ऊपर जब अटैक करता है तो उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल अटैक होता है कि सीढ़ियों के ऊपर एक लंबी सी दरार पड़ जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स बाहर की तरफ गिरते हैं। हमारा शुंची उन सभी क्रिस्टल्स की तरफ देखकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं और वो जल्दी से भागता हुआ लालची बन जाता है और जाकर उन सभी क्रिस्टल्स को उठाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन सभी क्रिस्टल्स को अपनी झोली में भर लेता है और कहता है ये सारे के सारे क्रिस्टल्स अब मेरे हैं, एक भी क्रिस्टल मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ही हमें सेम टाइम के ऊपर का सीन दिखाते हैं। सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जहाँ पर ये सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, एक बच्चे के पास कंकाल होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि ब्रदर डूक इजी वहाँ पर किसी बमी सी लड़की को किस करने की कोशिश कर रहा होता है और तीसरी तरफ एक लड़का वहाँ पर किसी पपी को बचा रहा होता है। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी इल्यूजन के अंदर फंसे होते हैं। लेकिन जैसे हमारे शुंची ने अटैक किया, सीढ़ियों को वहाँ पर दो हिस्सों में काट दिया, सभी क्रिस्टल्स को निकाल लिया, तो इसी के साथ इल्यूजनरी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इल्यूजनरी फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वहाँ पर सभी बच्चों का टेस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि वो सभी के सभी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल चुके हैं। तो हमारा शुंची देखने के बाद कहता है ये क्या बकवास, ये लगता है मैंने किया है, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, मैंने उन सभी को टेस्ट में पास करवा दिया है। तो हमारा शुंची जो होता है वहां से नीचे की तरफ भाग जाता है। कहीं पर से बीटा पवेलियन का सीन भी दिखाते हैं जहाँ एल्डर C2 अपने कुछ हायर डिसाइपल्स के साथ खड़ी होती है। तो एल्डर C2 कहते हैं पता नहीं इस बार कौन से न्यू कमर्स हैं जो कि इस बार के रैकेट को तोड़ने वाले हैं और सबसे पहले टेस्ट को पास करेंगे, सेकंड लेवल को पास करेंगे। तो इसी के साथ उनके पास जो क्रिस्टल होता है वो ग्लो करना शुरू कर
देता है। तो वो कहते हैं लगता है किसी ने टेस्ट को पास कर लिया। C2 कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी है, इतनी जल्दी कोई टेस्ट को कैसे पार कर सकता है। जैसे एक लड़का जो कि सीनियर होता है वो कहता है लगता है कि सारी की सारी एल्डर की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ बहुत ही हार्ड स्टूडेंट्स को चूज किया है जिसकी वजह से वो लोग टेस्ट को पास कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारे बीटा पवेलियन को बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। एल्डर C2 लोगों से कहते हैं ये तो हमारे बीटा पवेलियन सेक्टर की स्ट्रेंथ है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जो कि हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर फिर से वो चमकता है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टोन फिर से चमक रहा है कि यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट को पास कर लिया। तो इसी के साथ ही वहाँ पर नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। वो नंबर्स काउंट करते हैं तो 499 और 500 तक पहुंच जाते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी सीनियर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बार तो 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड लेवल को पास कर लिया है। स्टूडेंट भागता हुआ एल्डर C2 के पास आता है और कहता है कि एल्डर C2 पर हमें यहाँ पर बहुत ही कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर 500 बच्चों ने टेस्ट पास किया है। पिछली बार के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा हायर रेट है। एल्डर C2 से कहते हैं हमें यहाँ पर इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी यहाँ पर बहुत सारे नए डिसेपल्स आने वाले हैं। इतने सारे नए डिसेपल्स को सिलेक्ट करने पर जो हायर एल्डर्स है वो तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन भी मिले। इसके साथ ही वो जो स्टोन होता है और भी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं ये अचानक से शिवी स्टोन को क्या हुआ, ये और ज्यादा चमक रहा है। साथ ही वो कहते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पर तो 3000 बच्चों ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। फिर साथ ही वो कहते हैं 5000 बच्चे, फिर साथ ही 6000, फिर साथ ही 7000। जब 7000 बच्चों ने टेस्ट को पास कर लिया तो एल्डर C2 काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि गॉड ने हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। 7000 बच्चों ने इस बार टेस्ट को पास किया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक स्टूडेंट उनसे कहता है लेकिन एल्डर C2 आपको नहीं लगता कि इस बार जिन बच्चों ने टेस्ट को पास किया है पिछले साल के मुकाबले में ये नंबर डबल हो चुका है। ये तो लगता है कि इस बार यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये सभी बच्चे इतनी आसानी से टेस्ट पास कर रहे हैं। तो एल्डर C2 से कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन सीढ़ियों के ऊपर जो इल्यूशनरी फॉर्मेशन है वो हमारे पैट्रियार्च ने खुद बनाई है क्रिस्टल्स के साथ। अगर वो पैट्रियार्च ने खुद ना बनाई होती तब मैं इस बारे में सोचता कि उसमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि उस इल्यूशनरी फॉर्मेशन के अंदर कोई मसला है। तो इसलिए तुम बस चुपचाप जहाँ पर खड़े रहो और देखो कितने बच्चे पास होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट से कहते हैं चलो ठीक है अब हम लोग जल्दी से थर्ड पास के पास चलते हैं, वहां पर चल के देखते हैं कि कौन से बच्चे फाइनली इस टेस्ट को पास करने के बाद हमारे इस सेक्टर का हिस्सा बनेंगे। सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं, जबकि हमारा शुंची लेवल को पार करने के बाद थर्ड लेवल के दरवाजे के पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। बीटा पवेलियन में ये वाला टेस्ट लेने का मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चों को फेल किया जाए और सिर्फ खास बच्चों को ही इस बार टेस्ट के लिए यहाँ पर पास किया जाए और अपने सेक्टर का स्टूडेंट बनाया जाए। और अगर यहाँ पर मेरी वजह से उन्हें पता चल गया कि मैंने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं, तकरीबन सारे बच्चे पास हो गए हैं, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ट कोई दोबारा लिया जाए और उसके बाद टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरे साथ भी यहाँ पर दोबारा टेस्ट मुझे देना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनमें से आधे बच्चे जो हैं टेस्ट को फेल कर दें, जबकि आधे बच्चे जो हैं वो टेस्ट को पास करें, ताकि यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। सामने थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल 2 केव पर होता है, यानी कि 2 दरवाजे होते हैं, एक पर हेल लेवल लिखा होता है, एक पे नॉर्मल लेवल लिखा होता है। हमारा शुंची कहता है तो मेरे पास एक आइडिया है। तो वो उन दोनों के ऊपर जो नाम लिखे होते हैं उनको चेंज कर देता है, हेल लेवल को नॉर्मल में चेंज कर देता है, नॉर्मल को हेल में चेंज कर देता है। शुंची कहता है लोग काम हो गया, जब बच्चे नॉर्मल समझकर हेल लेवल में जाएंगे तो वहां पर जाकर वो खुद ही फेल हो जाएंगे, तो इस तरह बहुत ही कम बच्चे पास होंगे। ब्रदर डू किसी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि ब्रदर जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैं शुंची से कहता है मेरे भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हम लोग तीसरे लेवल को इकट्ठे पास करेंगे। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से लेवल को चूज करोगे। तो ब्रदर डू से कहता है कि ब्रदर जी मैं तो यहाँ पर कॉमन लेवल को ही चूज करूंगा, नॉर्मल लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि हेल लेवल में वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। शुंची से कहता है कि क्या यहाँ पर लेवल के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, नॉर्मल और हेल लेवल में क्या डिफरेंस है। डू से कहता है कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हेल लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जो कि इनर डिसेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हेल लेवल को पास करने के बाद दूसरी तरफ निकल पाते हो तब आप डिसेबल बन सकते हो, डायरेक्टली इनर डिसेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल को पास करते हो तो आपको आउटर डिसेबल बनाया जाएगा, लेकिन नॉर्मल लेवल को पार करना बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर नॉर्मल लेवल में जाना चाहिए, क्योंकि मैं हायर लेवल में जाकर अपने टेस्ट को फेल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर चलो जल्दी से हेल लेवल में चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल है। तुम्हारा शुंची डू किसी को अपने साथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो हम दोनों थर्ड
थर्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं। मोटू से कहता है ब्रदर जी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपल्सिव हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस लेवल में नहीं जा सकते, हम लोग इस लेवल को पास नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें दूसरे लेवल में जाना चाहिए, कॉमन लेवल में चलते हैं। मोटू बेचारे को नहीं पता होता कि माया जुंची ने वहाँ पर जो बाहर नेम टैबलेट थे उनको स्विच किया हुआ है। तो माया जुंची उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है बस शांत हो जाओ, तो असली मर्द और असली जीनियस है, हमें यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, हमें यहाँ पर टफ लेवल का सामना करना चाहिए। तो वो उसे खींच कर अंदर ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दूसरी साइड की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर C2 बैठे होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन निकलने वाला है। तो एल्डर C2 कहते हैं सेकंड लेवल के मुकाबले में यहाँ पर एक एडवांटेज है कि आप लोग यहाँ पर खुद से लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हार्डर लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक स्टूडेंट वहाँ पर सामने से बाहर निकलता है। तो एल्डर कहते हैं देखो सामने से कोई बाहर निकल रहा है। तो वो लड़का कहता है लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं सभी मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि वो लड़का नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर वहाँ पर से बाहर निकला है। सीनियर स्टूडेंट आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के से कहता है जूनियर प्लीज मेरे साथ आओ, तुम्हें रेस्ट करने के लिए जगह देते हैं। जबकि एल्डर C2 सोच रहे थे ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल से बाहर निकला है। नॉर्मल लेवल से निकलने वाला लड़का इतना अच्छा है तो फिर हेल लेवल के लड़के कितने ज्यादा ऑर्डिनरी होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। थर्ड लेवल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर महाराज रुंचर्स के साथ साथ मोटू वो दोनों वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। मोटू स्पेशली अपनी पावर्स दिखा रहा था, वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है हेल लेवल के मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा वीक है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है, लेकिन मैं तो यहाँ पर इन सभी स्पिरिट इमेज को इतनी आसानी से हरा सकता हूँ, इनको हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। महाराज रुंची भी वहीं पर बैठा उसकी तारीफें कर रहा था और उसे कहता ब्रदर डूम तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सारे के सारे रास्ते को क्लियर कर दोगे। डूबी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, देखना हेल लेवल को पार करने के बाद मैं अकेले वहाँ पर बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रुंची का जो स्कैम है ये पकड़ा जाएगा, क्या उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर रुंची ने कुछ गलत किया है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रुंची मोटू के साथ कॉमन लेवल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कॉमन लेवल जिसे उसने हेल लेवल का नाम दिया था, यानी कि उसने बाहर टैबलेट को चेंज कर दिया था नेम टैबलेट को। ये लोग कॉमन लेवल को पार करते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़े होते हैं। वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं काफी ज्यादा वीक होते हैं और मोटू उन सभी को अकेले हराई जा रहा था, जबकि हमारा रुंची उसकी तारीफें कर रहा था। साथ ही रुंची हमारा सोच रहा था अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेवल में हैं, हम लोग हेल लेवल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बेचारा लड़का यहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। तो मोटू से कहता है कि ब्रदर रुंची चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हम लोग जल्दी से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हमारा रुंची उसे कहता है नहीं यहीं पर रुको ब्रदर डूसी, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुकना होगा। हम लोग यहीं पर रुकते हैं और सबसे एंड के ऊपर निकलेंगे, पहले सभी बच्चों को वहाँ पर दूसरी तरफ निकलने दो। तो ब्रदर डू से कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि बीटा पवेलियन के एल्डर हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं, इतना ज्यादा हम लोग रैंकिंग में आएंगे, यानी कि पहले नंबरों में आगे बढ़ेंगे और हम लोग टेस्ट को पास करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हमारा रुंची उसे कान में से कहता है ब्रदर तुम्हें यहाँ पर सीखना होगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनना है, तो तुम्हें यहाँ पर जेंटलमैन बनना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के सभी लोग जो पहले वहाँ पर टेस्ट को पार करने के बाद बाहर चले जाएंगे, सभी के बाहर जाने के बाद जब कभी सभी लोगों को लगेगा कि वो लोग तुमसे ज्यादा बेहतर है और उसके बाद तुम उन सभी को अपने पाँव के नीचे दबा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ उन सभी से ज्यादा है। तो बस यहाँ पर ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम अपने आप को वहाँ पर उनके सामने जीरो शो करवाएंगे। तो वहाँ पर रुंची की बातें सुनने के बाद इमेजिन करना शुरू करता है। वो सोच रहा होता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास घूम रही होती हैं, जबकि उसने रुंची को वहाँ पर कमजोर बनाकर अपने पाँव के नीचे ट्रैम्पल किया होता है। मोटू इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे यहाँ पर इसका काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। मोटू कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोग बाकी के सभी लोगों को पहले निकलने देते हैं और उसके बाद हम लोग एंड के ऊपर निकलेंगे। तो हमारा रुंची भी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था ये ब्रदर डू वाकई में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तकरीबन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद रुंची जो होता है वो दरवाजे के पास छुपकर बाहर की तरफ देखता है कि सभी लोग निकल गए या नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जो कि पार करके बाहर चले गए होते हैं। हमारा रुंची मोटू से कहता है मोटू आ जाओ, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बाहर पहले से फाइट चल रही होती है कि वो सभी लोग एल्डर C2 के साथ वहाँ पर बहस कर रहे होती है। तो हमारा रुंची कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एल्डर C2 चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 8000 लोगों ने सेकंड लेवल को पास किया था, तकरीबन 9000 लोग थे, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल को पार करके बाहर निकलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 30 ही हैं। कैसे हो सकता है कि आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ पर चले गए? बाकी के सभी लोग भी तो जीनियस है जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास किया था। सीनियर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद खामोश होते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई भी जवाब नहीं होता। जबकि मैं रुंची सोच रहा होता है लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर को बैलेंस करने के लिए नेम प्लेट को चेंज किया था ताकि ये सभी बच्चे जो हैं वैसे ज्यादातर कॉमन राउंड में जाने वाले वो हेल राउंड में चले जाएं, वहाँ पर जाकर मुश्किल से पास हो पाए। लेकिन यहाँ पर तो हेल राउंड में तकरीबन 8000 के 8000 बच्चे मारे गए और सिर्फ 30 बच्चे ही पास करके बाहर निकल पाए हैं। तो एल्डर C2 काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं चलो जल्दी से जाओ, जाकर सब कुछ चेक करके आओ, मुझे जल्दी से वापस आकर रिपोर्ट दो कि आज यहाँ पर हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद एक डिसाइपल उनके पास आता है, उसे कहता है कि एल्डर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ।
फॉर्मेशन जो कि हेलुसिनेशंस के लिए थी, जो हमारे पैट्रियार्च ने क्रिएट की थी, उसको तोड़ दिया गया। ना सिर्फ उसको तोड़ा गया है बल्कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स लगे हुए थे वो क्रिस्टल्स भी किसी ने चोरी कर लिए हैं। एल्डर C2 कहते हैं कि ऐसा होना तो बिल्कुल भी नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी को ऐसे पता चला होगा कि वहां पर स्टेयर्स के सेंटर में रे फॉर्मेशन को बिछाया गया और साथ ही वहां पर रे फॉर्मेशन के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो सभी कहां पर है और किसी ने उन क्रिस्टल्स को चोरी भी कर लिया। ये तो कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। दूसरा डिसाइपल उनके पास रिपोर्ट लेकर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर एक और बुरी खबर है, और वो बुरी खबर यह है कि तीसरे लेवल की केव के दरवाजे के बाहर जो दो स्टाइल्स लगे हुए थे, कॉमन और हेल लेवल के, उन दोनों को भी वहां पर स्विच किया गया था। कॉमन की जगह पे हेल लेवल को कर दिया गया और हेल की जगह के पर कॉमन कर दिया गया। बात सुनने के बाद एल्डर कहते हैं तुम क्या बकवास की जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर साथ ही सोच रहे होते हैं लगता है कि मेरे पास मेरी एल्डर की पोजीशन भी छीनने वाली है। मुझे यहाँ पर एक एग्जामिनेशन का एल्डर बनाया गया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई यहाँ पर अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहा है। इन स्टूडेंट्स में से ही कोई ऐसा है जो ये सब कुछ करता रहा है और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं चला। सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि यार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो हमारे पैट्रियार्च के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने यहाँ पर रे फॉर्मेशन को तोड़ दिया, साथ ही उनके बिछाए हुए क्रिस्टल्स को भी चोरी कर लिया। लगता है कि वो बंदा कोई बहुत ही बड़ा एरोगेंट बंदा है या फिर कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। लगता है कि एल्डर C2 की सीट भी यहाँ पर से उनके हाथों से छीनने वाली है कि एल्डर C2 को यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के ऊपर निगरानी करने के लिए छोड़ा गया था। उनकी ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि इस सब से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने आप को वहाँ पर दिलासे दे रहा होता है। जबकि एल्डर C2 गुस्से के साथ कहते हैं चलो चलो यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों के रिजल्ट सुनाने वाला हूँ। तो तुम में से 3 बच्चे जो कि हेल लेवल से बाहर निकले हैं, उन तीनों को यहाँ पर इनर डिसाइपल बनाया गया और बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर आउटर डिसाइपल बनाया जाएगा। ऐसी वो ये वाली बात करते हैं। इसी के साथ उनमें से एक बच्चा कहता है सर मेरा नाम यूजू है और मैं यूजू फैमिली से यहाँ पर आया हूँ, मैं यूजू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। मेरा टारगेट इस बार इनर डिसाइपल बनना था, इसी वजह से मैं हेल लेवल में गया था। मैंने वहाँ पर बाहर लिखा हुआ पढ़ा था कि ये हेल लेवल है, तो मैं हेल लेवल के अंदर चला गया और वहाँ पर मैंने मॉन्स्टर्स को भी मारा और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैंने टेस्ट को पास किया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो हेल लेवल नहीं बल्कि नॉर्मल लेवल था। मैं यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल बना हूँ, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर से जाना पसंद करूंगा, मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल नहीं बनूंगा। और इसी के साथ एक और लड़का कहता है मैं ल्यू फैमिली से हूँ, मेरा नाम ल्यूजू है और मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, मैं आउटर डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। तीसरा लड़का भी कहता है कि मैं यहाँ पर डोंगजू फैमिली से आया हूँ और एक उससे कहता है कि मैं यूजू फैमिली से आया हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे होते, जबकि हमारा शुंची कहता है ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर जल्दी के ऊपर और ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमारा शुंची वहाँ पर पीछे से आवाज देता है, वो कहता है लगता है कि बीटा पवेलियन के लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़कर अपनी आवाज को चेंज करके बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर हिवनली फायर सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए चले जाना चाहिए। बीटा हाउस सेक्टर के लोग तो हिवनली फायर सेक्टर से भी ज्यादा बुरे हैं। साथ ही वो आगे आता है अपनी आवाज को चेंज करते हुए कहता है बीटा पवेलियन वालों की जो रेपुटेशन है वो तो बहुत ज्यादा खराब निकली, हमें तो लगा था कि बीटा पवेलियन वाले लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। बात सुनने के बाद वो सभी लड़के बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और सभी वहाँ पर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। वो एल्डर C2 से कहते हैं हाँ हमने यहाँ पर सही सुना है, ये बंदे बिल्कुल भी हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम लोगों की गलती है कि वहाँ पर किसी ने तो ल्यूसिनेशन फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तुम्हारे जेम्स को चोरी कर लिया और उसके बाद किसी ने वहाँ पर मैट स्टाइल्स के ऊपर लगे हुए नाम प्लेट को भी वहाँ से चेंज कर दिया। सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है और तुम लोग यहाँ पर हमें आउटर डिसाइपल्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते, हमें यहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्च से बात करनी है। हमारा शुंची सोच रहा होता है लो मैंने यहाँ पर इस ट्रबल को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया, बस इसे और ज्यादा बड़ा करना है, जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी उतना ज्यादा मैं साफ इस बात से निकल जाऊंगा। C2 वहाँ पर सभी की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं एल्डर C2 तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी हैं। इसी के साथ एक और सीनियर स्टूडेंट बाहर से भागता हुआ अंदर की तरफ आता है और आकर वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और एल्डर C2 से कहता है एल्डर C2 एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है, सभी हजारों बच्चे जिनको हमने प्रीलिमिनरी राउंड में फेल कर दिया था वो सभी इस वक्त माउंटेन फुट पर आकर जमा हो गए हैं और वहाँ पर आकर बहस कर रहे हैं। वो सभी कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्हें जवाब चाहिए, तुम लोग यहाँ पर ज्यादती कर रहे हो। तो हमारे जो एल्डर C2 होते हैं वो उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होते हैं, फिर साथ गुस्से के उससे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग वहाँ पर कहाँ से आ गए। जबकि हमारा शुंची सोच रहा था ये एक और अपॉर्चुनिटी और फिर साथ ही वहाँ पर फिर से चिल्लाकर कहता है हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बीटा पवेलियन के लोगों को हमें यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे और भी ज्यादा पंप हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तक हम लोग यहाँ पर पैट्रियार्च से मिल नहीं लेते तब तक हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं पर बैठेंगे और यहीं पर इंतजार करेंगे। एल्डर C2 उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा तो हो रही होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते और सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर पैट्रियार्च को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे जरूर सजा देंगे, इस मसले को यहीं पर निपटाना होगा। तो फिर साथ ही वो कहते हैं ठीक है तुम सभी की शर्त मान लेती है, तुम सभी के सभी बच्चे यहाँ पर डिसाइपल बनोगे, सभी के सभी बच्चों को आउटर डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा बल्कि तुम सभी को हमारे बीटा पवेलियन का इनर डिसाइपल बनाया जाएगा। वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि चलो कम से कम यहाँ पर हमारा स्टेज चेंज तो हो गया, आज के बाद से हम लोग बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स हैं, चलो ये बात तो बहुत ही अच्छी हो गई। हमें उस बंदे को यहाँ पर दुआ देनी चाहिए जिस बंदे ने वहाँ पर बाहर नेम प्लेट्स को चेंज किया था, उसकी वजह से हम लोग कॉमन लेवल के मॉन्स्टर्स को हराकर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन के स्टूडेंट्स बन
चुके हैं। हमारा जुनची वहाँ पर उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। इस फखर के साथ सभी लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुनची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि जुनची ने बाकी सब बच्चों की मदद की और सारे के सारे बच्चे वहाँ पर इनर डिसाइपल बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एल्डर C2 इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। एल्डर C2 के रूम का सीन दिखाते हैं कि एल्डर C2 अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एल्डर C2 सोच रहे होते हैं एक बार मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने भी हमारी असेसमेंट टेस्ट के दौरान ये सब कुछ किया है, जिसने भी असेसमेंट टेस्ट को खराब करने की कोशिश की, मैं उस बंदे को ढूंढने के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ एक सीनियर स्टूडेंट वहाँ पर आता है। वहाँ पर आने के बाद कहता है स्पाइस की तरफ से हमें खबर मिली है। वो खबर ये है कि ह्यूमनली फायर सेक्टर के यंग मास्टर ली फेंग को किसी ने मार दिया है। सेकंड यंग मास्टर की जान ले ली गई है और जिस बंदे ने उसे मारा है वो अननोन है, यानी कि उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद एल्डर C2 बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ली फेंग मर चुका है? ये बात तो वाकई में सच निकली। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं आज ही कोई यहाँ पर आया था, एक लड़का मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसने ली फेंग यानी ह्यूमनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान ली है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वाकई में सच बोल रहा था, उस लड़के ने वाकई में ये किया हो। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो फिर क्या हो सकता है? तो एल्डर C2 अपने सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस खबर को अपने पास ही रखना, किसी और तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को भी ये खबर नहीं पता चलनी चाहिए। बाकी के सभी स्पाइस को भी जल्दी से वापस बुला लो। सीनियर स्टूडेंट कहता है ठीक है मास्टर, ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद मास्टर C2 वहाँ पर सोच रहे होते हैं मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे हाथों में लग जाती है तो फिर इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लड़का जिसने ली फेंग को मारा है वो एक जीनियस हो सकता है। तो नेक्स्ट में बीटा पवेलियन की ट्रांसैक्शन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी इनर डिसाइपल्स को इनके बैचेस दिए जाते हैं। तो हमारे जुनची के हाथ में भी एक गोल्डन बैच होता है। तो हमारा जुनची कहता है फाइनली यहाँ पर मुझे मेरा बैच मिल चुका है, अब मैं एक सेक्टर का डिसाइपल बन चुका हूँ। इसके बदले में मुझे बहुत सारी स्पिरिट पिल्स मिला करेंगी, हर साल मुझे पिल्स मिलेंगी। और साथ ही मैं यहाँ पर बीटा पवेलियन की लाइब्रेरी में भी जा पाऊंगा, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक को मैं पढ़ सकता हूँ। बाकी ये बच्चे वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही कुछ लाट टपका रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है मुझे तो भाई जुनफेंग पीक को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे लॉन्गशू पीक की जो खूबसूरत लड़कियां वो और भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो एल्डर C2 भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो एल्डर C2 वहां पर आने के बाद हमारे जुनची से कहते हैं लड़के क्या तुम्हारा नाम ही जुनची है? तुम्हारा जुनची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कहीं एल्डर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने वहां पर ये सब कुछ किया था, वो क्रिस्टल्स भी मैंने चोरी किया और साथ ही वो दरवाजे के ऊपर नाम भी मैंने तब्दील किया था। तो एल्डर C2 आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम हमारे बीटा पवेलियन के इनर डिसाइपल बन चुके हो, क्या तुम यहाँ पर मेन गेट के जो मास्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहोगे? क्या तुम उनके सामने उनको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहोगे ताकि तुम उनसे जाकर कुछ सीख सको? जुनची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अच्छा तो ये बात है, इस बंदे ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा ही दिया था, मुझे लगा कि शायद से पता चल चुका है कि मैंने वो सब कुछ किया था। मैं जुनची से कहता है बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, तो और मैं यहाँ पर मेन गेट के मास्टर्स की ही रिस्पेक्ट करूंगा और मेन गेट के मास्टर्स ही मेरे मास्टर बन सकते हैं और बाकी के सभी मास्टर्स मेरे मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर C2 उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो फिर ठीक है, तुम्हें वेंजिन पीक की तरफ जाना चाहिए। हालांकि उस पीक की तरफ बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो बीटा पवेलियन में तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी, क्योंकि वेंजिन पीक जो है एक बहुत ही पावरफुल पीक है और वहाँ के मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जुनची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है मैं वेंजिन पीक की तरफ ही जाऊंगा। मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मास्टर के साथ ही वहाँ पर से बाहर निकलता है तो मास्टर C2 जो होते हैं उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर वेंजिन पीक है, तुम्हें उसी तरफ सामने की तरफ जाना होगा, जितनी जल्दी जाओगे उतना बेहतर है। तो जुनची से कहता है कि एल्डर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। ठीक है मैं पहले वहाँ पर जाकर देखता हूँ, जाकर मास्टर से मिलता हूँ। तुम्हारा जुनची वहाँ सामने की तरफ चल पड़ता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर डू पहुंच जाता है। ब्रदर डू कहता है जुनची तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम वहाँ पर उस तरफ क्यों चले जा रहे हो? तो मास्टर C2 से कहते हैं तुम्हें उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जुनची इस वक्त बहुत ज्यादा रेकलेस लड़का है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी वजह से वेंजिन पीक की तरफ चला गया है, वेंजिन पीक की तरफ जा चुका है, अब हम लोग उसे रोक नहीं सकते। तो ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो फॉरबिडन एरिया है, बीटा पवेलियन के लोग भी वहाँ पर नहीं जाते। पता नहीं ब्रदर जुनची को क्या हुआ, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया जो उस तरफ चला गया है। तो बाकी के सीनियर डिसाइपल्स भी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि वहाँ पर तो हर वक्त एंजिन मिस्टीरियस थंडरबोल्ट गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरा सीनियर डिसाइपल कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले वहाँ पर हमारे कैल्डर की मौत हुई थी, कैल्डर वहाँ पर गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, वो मर चुके हैं। तो कहता है लगता नहीं है कि अब जुनची यहाँ से वापस आ पाएगा। जबकि ब्रदर डू वहाँ पर आग जलाता है और वहाँ पर पेपर मनी जलाते हुए कहता है जुनची अब जब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे मरने के बाद अब यहाँ पर मैं तुम्हारे नाम
के ऊपर पेपर मनी जलाऊंगा। पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता होगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा ना मिलने की उम्मीद में ये सब कुछ कर रहा हूँ। करता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद शांति मिले। यहीं पर नेक्स्ट सीन में मेन पीक का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियार्च बैठे होते हैं। पैट्रियार्च अपने दो साथियों के साथ बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तो एक स्टूडेंट भागता वहाँ पर आता है और उनसे कहता है पैट्रियार्च मुझे यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए एक नया डिसाइपल वेंजिन पीक में चला गया है। ये बात सुनने के बाद बीजुन पीक का जो मास्टर होता है वो उसे कहता है क्या वाकई में कोई वेंजिन पीक के अंदर चला गया है, कहीं वो पागल तो नहीं है। कि बीजिया पीक की जो लड़की होती है वो उनसे कहती है तो बहुत ही कमाल की बात है, आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत सा बहादुर होते जा रहे हैं, चलो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर जाकर क्या कर पाता है। जबकि जो पैट्रियार्च होते हैं पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं हाँ वो लड़का काफी बहादुर लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का सरवाइव कर पाएगा। तो इसी के साथ ही बीजुन पीक का जो मास्टर होता है वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने लगता है। वो कहता है अभी देख लेते हैं कि वो लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है और उसके अंदर कितनी हिम्मत है। तो जैसे ही वहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं तो उन्हें सामने जुंची दिखाई देता है। जुंची सीढ़ियों के पास होता है। जुंची कहता है तो यही वो वेंजिन पीक माउंटेन फूट है, देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है, मुझे बस माउंटेन के ऊपर क्लिम करना होगा। तो काफी आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहला पाँव ऊपर रखता है तो वो कहता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, वहाँ पर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। जुंची कहता है मुझे लगा ही था कि ये इतना ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो आसमान के ऊपर से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिर रही है ताकि हम लोग ऊपर की तरफ ना जा सके। मास्टर बीजुन जो कि पोर्टल ओपन करके खड़ा होता है, उसके पोर्टल के अंदर से भी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है ये तो 9 जिन मिस्टीरियस थंडर है। बीजिया मास्टर उसे कहती है चलो जल्दी से तुम अपने इस पोर्टल को क्लोज कर दो, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का बच पाएगा क्योंकि 9 जिन थंडर जो पावर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लड़का इसके साथ डायरेक्टली हिट होने वाला है, इसकी तो यहाँ पर राख भी नहीं बचेगी। जबकि पैट्रियार्च भी उसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसको क्लोज कर दो, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जबकि बाइजुन मास्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज को यहाँ पर रख लेना चाहिए क्योंकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने पास रख लेती हैं। कल को हम लोग स्टूडेंट्स को इस बारे में दिखाएंगे कि ये बच्चा किस तरह बुरी तरह से यहाँ पर मरा है। ये बाकी सभी लोगों के लिए एक सबक होगा और कोई भी यहाँ पर जाने से डरे करेगा। इसी के साथ ही वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा सुनचू 9 जिन ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तीनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सर कैसे पॉसिबल है। आज कहता है कि ये लड़का ये 9 जिन मिस्टीरियस ठंडर के साथ हिट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा। बीजियो मास्टर कहती है ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का वाकई में वेंजिन पीक की एंड के तक पहुंच जाएगा। तो मास्टर बाइजुन पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च आप बताओ कि अब क्या करना है क्योंकि वो लड़का तो वेंजिन पीक की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो पैट्रियार्च से कहते हैं कि ये उस लड़के की अपनी डेस्टिनी है, उस लड़के ने इसको चूज किया था, ये उसकी चॉइस है, उस लड़के को आगे बढ़ने दो, देखते हैं कि वेंजिन पीक में कहां तक पहुंच पाता है, जो भी उसे मिलेगा वो उसका अपना होगा। इसमें वेंजिन पीक का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंची काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ग्रैंडपा के पास 10,000 तरीके हैं तुम्हारे इन सारे अटैक्स को अवॉइड करने के, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इतने सारे थंडर क्लाउड्स या फिर इतनी सारी ट्रैप्स के साथ मुझे यहाँ पर रोक सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मैं वेंजिन पीक की टॉप तक पहुंचकर रहूंगा और मास्टर से मिलकर रहूंगा। इसके साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, अचानक से ग्राउंड हिलना क्यों शुरू हो गया, लगता है कोई अर्थक्वेक आया है। जुंची उसी के साथ पीछे की तरफ देखता है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साया आकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे एक लड़का होता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उस लड़के का नाम चीबू पैंग होता है। चीबू पैंग वहाँ पर आने के बाद हमारे जुंची से पूछता है क्या तुम ही वो न्यू कमर हो जो यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आए हो। तुम्हारे जुंची से कहता हाँ मैं वही हूँ। जबकि वो मोटू लड़का लाट टपकाते हुए हमारे जुंची की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से तुम्हारा गोश्त भी काफी ज्यादा मजेदार होगा, तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डाली जाए तो आज रात तुम्हारे अंदर वेजिटेबल्स डालकर तुम्हें पकाकर खाया जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जुंची भी इस बात से काफी ज्यादा लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वेंजिन पीक की तरफ चलता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। वो थंडरबोल्ट्स को पार करने के बाद आगे बढ़ता है तो एक बड़ा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लाट टपकाते हुए कहता है कि तुम्हारा गोश्त बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, रात को हम लोग सब्जियों में डालकर खाएंगे। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद से कहता तुमने अभी भी क्या कहा, मुझे आवाज नहीं दी, क्या तुम दोबारा ये बात कह सकती हो। लड़का उसे कहता है कि हाँ मैं दोबारा तुम्हें ये बात कह सकता हूँ। वो कहता है तुम्हें देखा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टेस्टी हो, हम लोग तुम्हें ग्रिल कर खाने वाले हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड करेंगे। तुम्हारा जुंची से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे खाना चाहते हो, अच्छा ठीक है फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। वो से कहता है यहीं पर रुको। इसी के साथ ही पीछे की तरफ घूमता है, अपने पाँव के अंदर से अपना मोजा उतारता है और उसके सामने करते हुए कहता है, वो से कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर लिया, क्यों ना तुम पहले इसको खाए, देखते हैं कि तुम इसको खा पाते हो या नहीं। इस साथ ही मोटा लड़का चीबू पैंग वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जबकि मैं जुंची से कहता है इसके अंदर से स्मेल तो आएगी, मैंने पिछले 18 साल से इसको बिल्कुल भी नहीं धोया, पिछले 18 साल से जी मैं इसी तरह पहनता आ रहा हूँ, मैंने इसको बिल्कुल नहीं धोया तो इसके अंदर स्मेल तो आएगी। हमारा जुंची से कहता है कि लड़के मुझे पहले समझ आ गई थी कि तुम यहाँ पर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो टफ बनने की, लेकिन असल में तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो मोटू लड़का भी उसे कहता है हाँ हाँ मुझे
मुझे पता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ यहाँ पर मैं मजाक कर रहा था। साथ ही वो जुंची से कहता है लड़के तुम हमारी वेंजिन पीक के ऊपर आए क्यों हो। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मास्टर जो है इस वेंजिन पीक के जो मास्टर है, मैं उनका मास्टर उनको अपना मास्टर बनाने के लिए आया हूँ, उनका डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर ठीक सुना, क्या तुम वाकई में वेंजिन पीक के डिसाइपल बनने के लिए आए हो। जुंची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ये वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो कि क्या मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ या नहीं। तो उसे कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम जिस मास्टर के डिसाइपल बनने के लिए आए हो वो भी मेरे भी मास्टर हैं। साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर हूँ, मेरा नाम चीबू पैंग है, इसके अलावा तुम्हारा एक और भाई भी है। तुम्हारा जुंची से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेने वाले, क्या तुम्हारे मास्टर यानी वेंजिन पीक के जो मास्टर हैं वो ऐसे डिसाइपल्स को भर्ती कर लेते हैं, क्या वो यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे, एंट्री टेस्ट तो होना चाहिए। तो चीबू पैंग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के और मास्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हो, मास्टर्स और एल्डर्स तुम्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ, ये मोटू मुझे किसी स्कैम में फंसाने वाला है और मुझे कहीं ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कहीं पर सामने एक टेंपल होता है तो मोटू उसे अपने साथ लेकर उस टेंपल के अंदर चला जाता है। तो जैसे वो लोग टेंपल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की जैसा लड़का होता है, वो एल्डेस्ट डिसाइपल होता है जिसका नाम हुआ म्यूरिन होता है। तो हुआ म्यूरिन वहाँ पर सामने खड़ा होता है, उसने लड़की वाले कपड़े पहने होते हैं। तुम्हारा जुंची उसे देखते ही कहता है ये क्या बकवास हो रही है, यहाँ पर देखो तो जरा कौन है, यहाँ पर तो एक सूडो गर्ल है। इस बात से हुआ म्यूरिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे कहता है लड़के तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम कौन सी जगह के ऊपर घूर घूर कर देख रहे हो। जुंची उसकी पावरफुल की पावर को महसूस करता है और कहता है कि इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं पर चीबू पैंग जो होता है वो भागे जाता है और जाकर हुआ म्यूरिन को बताता है। वो हुआ म्यूरिन से कहता है कि ये लड़का यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, मैं मास्टर के लिए से यहाँ पर लेकर आया हूँ, प्लीज इसको डराना मत। तो इस बात से हुआ म्यूरिन से कहता है अच्छा ये बात है। फिर साथ ही वो अपने मूड को चेंज करते हुए जुंची की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो ब्रदर, आज के बाद तुम मुझे अपने फर्स्ट ब्रदर भी कह सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिसाइपल्स हैं, एक चीबू पैंग है और दूसरा मैं हूँ। क्योंकि हमारा जुंची उसके सडन मूड चेंज को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है थोड़ी देर पहले ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब देखो यहाँ पर ये कितनी प्यार से बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ। हुआ म्यूरिन उसे कहता है कि चीबू पैंग जाओ जाकर इस अरेंजमेंट्स के बारे में बताओ और इसे मास्टर के पास छोड़ कर आओ। चीबू पैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो आगे बढ़ता जुंची से कहता है यहाँ पर सीनियर ब्रदर म्यूरिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसे ही है, वो अंदर से बहुत ज्यादा नरमदीन है, बाहर से वो काफी ज्यादा गुस्से वाले दिखाई देते हैं। चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जुंची को अपने साथ लेकर एक केव की तरफ चल पड़ता है, दोनों केव के बाहर जाकर खड़े हो जाती है। तो चीबू पैंग हमारे जुंची से कहता है कि हमारे मास्टर इस केव के अंदर है, अगर तुम मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें केव के अंदर जाकर मास्टर से मिलना होगा। जुंची से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हारे मास्टर इस केव के अंदर है, मुझे नहीं लगता है कि इस केव के अंदर कोई भी रह सकता है, तो काफी ज्यादा अजीब है। चलो ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हारा जुंची अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, जैसे ही वो केव के अंदर जाता है इसी के साथ ही चीबू पैंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है शुक्र है कि फाइनली ये अंदर चला गया। और फिर इसी के साथ ही वहाँ पर एक बटन दबाता है, जैसे ही वो बटन दबाता है दरवाजा बंद हो जाता है, केव का दरवाजा बंद हो जाता है। हमारा जुंची भागता पीछे हटता है और कहता है जुंची भागता पीछे की तरफ हटता है और कहता है दरवाजा खोलो। चीबू पैंग तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर रहे हो। जबकि चीबू पैंग उसे कहता है यहाँ पर तुम्हें ये बात तो बताना भूल गया था, अगर तुम यहाँ पर मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट को पास करना होगा और वो टेस्ट लाइफ एंड डेथ का होने वाला है। तुम लाइफ एंड डेथ के टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसी के बाद तुम मास्टर के डिसाइपल बन पाओगे। जुंची चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कमीने कहीं कि मुझे जाने दो, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि चीबू पैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का अपने आप यहाँ पर चला आया हमारी जगह के ऊपर टॉर्चर सहने के लिए, यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। हुआ म्यूरिन भी वहीं पर पहुंच जाता है और उससे कहता है तो इस लड़के की अपनी बुरी किस्मत है कि जो ये लड़का यहाँ पर वेंजिन पीक के ऊपर चला है, अब इसके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होने वाला है, क्योंकि आजकल मास्टर जो है वो मास्टर काफी बुरी हालत में है, क्योंकि मास्टर इस वक्त रिचुअल में है, इसी वजह से मास्टर को यहाँ पर सैक्रिफाइस की जरूरत है। एक सीन में फिर से अंदर कहीं दिखाया जाता है तो हमारा जुंची कहता है कि उस कमीने चीबू पैंग ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद मैं उस मोटे कमीने के टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर जाकर कुत्तों को खिला दूंगा। हमारा जुंची जैसे आगे तरफ बढ़ता है उसे सामने से आवाज आती है, कोई कहता है काऊ फीजू तुम बहुत ही बुरी तरह से मरे हो। जुंची कहता है ये क्या, लगता है कोई वहाँ पर बैठा किसी के लिए रो रहा है। तुम्हारा जुंची वहीं पर दीवार के पास छुपकर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक मास्टर बैठे होते हैं, मास्टर बैठे रो रहे होते हैं और सामने आग जला रहे होते हैं, यहाँ पर पेपर मनी जला रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं काऊ फीजू तुम एक बहुत ही बुरी मौत मरे, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस थे लेकिन तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा साराफुल थी, इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो कि यहाँ पर बैठ कर तुम्हारे लिए पेपर मनी को जला सको।
लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम के ऊपर बहुत सारी पेपर मनी जलाने वाला हूँ। कहता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद दूसरी साइड के ऊपर अच्छी लाइफ मिल सके। मुझे सोच रहा था ये बंदा कौन है, लगता है कि ये किसी बंदे के लिए यहाँ पर पेपर मनी जला रहा है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी मोटे ने बेवकूफ बनाया होगा। उस मोटू ने इस बंदे को भी यहीं पर बंद कर दिया होगा। इसके साथ कोई और इसका दोस्त भी होगा या फिर लवर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मर चुकी है और उसके लिए बैठकर यहाँ पर मौन कर रहा है। तुम्हारा जुंची वहाँ से निकलता है और जाकर मास्टर से कहता है, बुढ़े आदमी क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह रोने धोने से मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। तो मास्टर सुंची से कहते हैं कि काओ फीजून एक बहुत ही बुरी मौत मरा। काओ फीजून के मरने की वजह से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके लिए पेपर मनी जला रहा हूँ। तुम्हारा सुंची वहाँ पर साइड के ऊपर देखता है तो काओ फीजून लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है काओ फीजून की कब्र है। सुंची से कहता है कि मास्टर ये बताओ कि ये काओ फीजून था कौन, जिसके लिए तुम यहाँ पर बैठकर इसके लिए मौन कर रहे हो, जिसके लिए तुम बैठकर रो रहे हो? वो मास्टर से कहते हैं कि काओ फीजून वेंसन पीक का मास्टर था और इसी के साथ ही उसे कहते हैं, और वो मास्टर कौन था? वो मास्टर मैं हूँ। उसे ये वाली बात कहते हैं कि वो मास्टर मैं हूँ। तुम्हारा सुंची इस बात से बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक इंसान हो या फिर तुम एक भूत हो? यहाँ पर अपने नाम के ऊपर पेपर मनी जलाई जा रही हो, साथ ही तुम कह रहे हो कि काओ फीजून मर चुका है, यानी कि तुम अपने आप से कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। तो मास्टर काओ फीजून से कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो लड़की, अब जबकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनी देनी होगी, अब तुम यहाँ पर से कभी नहीं जा सकते। वो सुंची को उसको गले से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, काओ फीजून को कंपनी देने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पर नीचे होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे जैसे सर्वेंट्स को वहाँ पर भेजने वाला ताकि वो काओ फीजून को जाकर सर्व कर सके। तुम्हारा सुंची उसे कहता है कि बुढ़े आदमी पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? कि मास्टर से वहीं पर आग के अंदर फेंक देते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर दूसरी लाइफ में काओ फीजून के साथ अच्छी लाइफ गुजारना, क्योंकि उसे वहाँ पर कंपनी देने के लिए कोई चाहिए। सुंची ऊपर से नीचे की तरफ फायर के अंदर गिर रहा था। मां सुंची चलाकर उसे कहता है, बुढ़े आदमी ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर मुझे आग के अंदर क्यों फेंक दिया? अगर तुम्हारा यहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तुम्हें उसे अपने आप से कवर करना चाहिए, ना कि यहाँ पर दूसरों को सेक्रीफाइस करना चाहिए। उसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो अपनी प्रेशर की पावर को यूज करते हैं, हमारे सुंची के ऊपर प्रेशर डालते ताकि सुंची उस फायर के अंदर से बाहर ना निकल सके, और हमारे सुंची उस फायर के अंदर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर जल रही होती है। हमारे सुंची जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और कहता है, आदमी एक ना एक दिन मैं गोश्त बनकर वापस आऊंगा और गोश्त बनने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।